8 मई 2021 काफी समय बाद आरक्षण को लेकर नए सिरे से देश में एक चर्चा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला अदालत का आया है, उस बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। आरक्षण के मामले में अरसे बाद न्यायपालिका की ओर से एक बहुत जरूरी हस्तक्षेप देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 5 मई को सुनाए गए अपने फैसले में बीजेपी की फडणवीस सरकार द्वारा लागू और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनुमोदित मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि किसी असाधारण परिस्थिति को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% के पार नहीं जानी चाहिए। इसे पार करने का मतलब यह होगा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ जातियों का शासन चल रहा है। यह मुकदमा डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का था और इसका फैसला करने के लिए अदालत में 5 जजों की फुल बेंच बैठी। ये 5 जज थे जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। जस्टिस अशोक भूषण ने सर्वसम्मत फैसले में लिखा कि जब तक इस बात का खंडन नहीं होता कि देश में सभी समुदाय और जातियां उन्नति कर रही हैं, तब तक यह एक धारणा है, एक मान्यता है। जब अधिक लोग आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा रखने लगें, खुद को पिछड़ा साबित करने में जुट जाएं, तो देश खुद ही स्थिर हो जाता है। यह स्थिति संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। 5 जजों की बेंच ने कहा कि मराठा कोई शोषित उत्पीड़ित वर्ग नहीं, बल्कि हावी रहने वाला वर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में है। सरकारी नौकरियों में मराठों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का विस्तृत उल्लेख करने के बाद अदालत ने माना कि मराठों का इन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अदालत ने यह भी नोट किया कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं में खुली श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे गए पदों में से मराठों का प्रतिशत क्रमशः 15.52, 27.85 और 17.97 है, जिसे प्रतिष्ठित सेवाओं में मराठों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। ग्रेड ए, बी, सी और डी की सरकारी नौकरियों में भी मराठों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त और संतोषजनक है। सार्वजनिक सेवाओं में इस तरह के ढेरों पद प्राप्त करना एक समुदाय के लिए गर्व की बात है और समुदाय का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त नहीं होने की बात किसी भी तरीके से नहीं कही जा सकती है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन फडणवीस सरकार ने गायकवाड़ आयोग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर राय बनाई है, लेकिन मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए जरूरी संवैधानिक आवश्यकता पूरी करने की राज्य सरकार की दलील इस रिपोर्ट में आए तथ्यों के सामने ही टिकने वाली नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी जन समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में उसके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गायकवाड़ आयोग ने अपने निष्कर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निकाले हैं। मराठा सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि आयोग द्वारा प्राप्त तथ्यों और आंकड़ों से ही संकेत मिलता है कि इस समुदाय के छात्रों ने खुली प्रतियोगिता में अच्छी सफलता हासिल की है। उन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों सहित सभी धाराओं में प्रवेश प्राप्त किया है और उनका प्रतिशत भी नगण्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण देना ही उसकी स्थिति में सुधार करने का एकमात्र साधन और तरीका नहीं है। राज्य को पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मुफ्त में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य उपाय भी करने चाहिए। शुल्क में रियायत देते हुए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। पीठ ने यह भी दोहराया कि 50% सीमा आरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित व्यवस्था पर दोबारा गौर करने से मना कर दिया। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि 50% की सीमा को बदलना एक ऐसे समाज को स्थापित करना है जो समानता पर नहीं
बल्कि जाति शासन पर आधारित है। ध्यान रहे, पिछले 6-7 वर्षों में कुछ एक राज्यों में आरक्षण के लिए कई ताकतवर जातियों के आंदोलन खड़े हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाटों का आंदोलन। इन सभी राज्यों में आंदोलन के समय मौजूद बीजेपी की सरकारों ने शुरुआती टालमटोल के बाद इन शक्तिशाली जातियों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 50% आरक्षण सीमा के ऊपर आरक्षण की कानूनी। इसके अलावा केंद्रीय रूप से 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए लागू करने का प्रावधान भी किया गया। हालांकि इसे अमल में उतारने की बात राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दी गई है। आम बातचीत में इसे सवर्ण आरक्षण कहने का चलन चल पड़ा है और जब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिम्मेदार राजनेता भी इस शब्दावली का इस्तेमाल करते देखे गए हैं। सवाल यह है कि मराठा आरक्षण के बारे में आया सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला 50% की सीमा का उल्लंघन करने वाले इन सारे आरक्षण प्रावधानों पर खुद ब खुद लागू हो जाएगा, यानी ये अपने आप खारिज हो जाएंगे, या अलग अलग अदालतों में इनको दी गई चुनौतियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद उन पर अलग अलग नतीजे सुनने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विषय में कहा है कि इस विषय में अलग से सुनवाई चल ही रही है, लिहाजा अभी इस बारे में फिलहाल कुछ कहना जरूरी नहीं है। मामले को सब जुडिस मानते हुए कोई भी इन सारे मामलों में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेगा जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव पड़ने का अंदेशा बनता हो, लेकिन संविधान पीठ के तर्क का अनुसरण करें तो ऐसे सभी मामलों में फैसला वही आना चाहिए जो मराठा आरक्षण के मामले में आया है, यानी ये सभी आरक्षण खारिज हो जाने चाहिए। जिस तर्क से मराठा आरक्षण असंवैधानिक है, वह आरक्षण के इन सभी नए प्रावधानों को संवैधानिक मानने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले को आधार बनाया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू करने को चुनौती दी गई थी। 9 सदस्यों की संविधान पीठ ने उस मामले में 50% की सीमा रेखा खींचते हुए उन असाधारण स्थितियों की ओर भी संकेत किया था जिनमें बहुत ठोस तार्किक आधारों पर यह सीमा रेखा पार की जा सकती है। मसलन दूर दराज के इलाके में स्थित कोई समुदाय अगर आगे बढ़ने में बिल्कुल अक्षम पाया जा रहा हो तो संबंधित राज्य सरकार उसके लिए 50% की सीमा पार करने वाले आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकती है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी यह सीमा पार की जा सकती है। ऐसी व्याख्या एक अन्य मुकदमे में सुनाए गए फैसले में दी जा चुकी है। लेकिन इस तरह का कोई मामला न तो मराठा आरक्षण के साथ है, न पटेल आरक्षण के साथ, न जाट आरक्षण के साथ, और न ही आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी सवर्ण आरक्षण के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लगातार घटती सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए आरक्षण की कमजोर पड़ती प्रासंगिकता की ओर इशारा किया है। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बेचे जाने के साथ इन नौकरियों की तादाद बहुत ही कम पड़ गई है और इस काम में मौजूदा सरकार बहुत माहिर है। लगभग हर महीने ही हम कोई न कोई सार्वजनिक उपकरण, अभी हाल में IDBI बेचा गया, कोई न कोई सार्वजनिक उपकरण बेचे जाने की हम चर्चा सुनते आ रहे हैं और उससे जुड़ी हुई नौकरियों में आरक्षण अपने आप समाप्त होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लगातार घटती सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए आरक्षण की कमजोर पड़ती प्रासंगिकता की ओर इशारा किया है। उसका कहना है कि समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों की दौड़ में आगे न रह पाने वाले तबकों को पढ़ाई लिखाई में मदद और जरूरी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे जॉब मार्केट में अपने को बेहतर सिद्ध कर सकें। लेकिन इस बिंदु पर सामाजिक रूप से कमजोर तबकों की ओर से उठ रही इस मांग पर भी गौर किया जाना चाहिए कि सरकारी नौकरियों के लगातार कम होते जाने की स्थिति में आरक्षण की व्यवस्था
प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी लागू की जानी चाहिए। सभी प्राइवेट कंपनियां किसी न किसी स्तर पर सरकारी मदद का लाभ लेती हैं और उसके साथ अपने उत्पादों या सेवाओं की खरीद फरोख्त करती हैं। सरकार उन पर यह शर्त लगा सकती है और उसे लगाना भी चाहिए कि अगर उन्हें सरकार से कोई भी फायदा लेना है तो इसके लिए आरक्षण जैसी सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को भी अंगीकार उन्हें करना होगा। पिछले 6-7 वर्षों से हम आरक्षण का प्रतिगामी उपयोगी, विपरीतगामी, रिएक्शनरी उपयोगी अधिक देखते आ रहे हैं। हालत यह है कि देखते देखते इसे राजनीतिक दबाव का बैरोमीटर और वोट बैंक सुनिश्चित करने का जरिया बना दिया गया है। पहली बार इस प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या आने वाले दिनों में आरक्षण को फिर से इसके प्रगतिशील रास्ते पर वापस लौटाया जा सकेगा? जाहिर है यह काम अपने से तो नहीं होने वाला। सामाजिक रूप से सचेत लोगों की सक्रियता ही सरकार को सही रास्ते पर आने और उस पर बने रहने के लिए मजबूर कर सकती है। आरक्षण ऐतिहासिक कारणों से पिछड़ गए भारतीय समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक मजबूत उपकरण है और इसको ऐसा ही बने रहने देना चाहिए। इसका अभी जैसा राजनीतिक उपयोग आरक्षण की धारणा को ही बेतुकी बना देगा।